एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी का सेट नंबर 6, जिसमें हम सब साइंस के प्रश्न देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 69 बीपीएससी में एनसीईआरटी का महत्व का उजागर हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बहुत सारे थे और ये इंपॉर्टेंट है और डीपली पूछे गए थे, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। 69 बीपीएससी में क्या बदलाव हुए और 70 बीपीएससी में क्या करना चाहिए हम सबको, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 51, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब सेशन अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्कृष्ट गैस जिसको अकेरिया गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस की संख्या कितनी है जिसे अकेरिया गैस भी बोलते हैं? तो इसकी संख्या है 6। ये 6 नाम आप याद रखेंगे। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन के अतिरिक्त सभी अकेरिया गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, जिसका मात्र 1% योगदान है वायुमंडल में। हीलियम तथा कभी कभी नियॉन रेडियोधर्मी उत्पत्ति खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे पिंच ब्लेड, मोनोसाइट और क्विलावाइट। तो ये याद रखेंगे। मेनली आपसे पूछ सकता है कि उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? 6। और कौन कौन सा है? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे अकेरिया गैस हैं। अकेरिया गैस का यूज विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो अलग अलग गैस का मैं अलग अलग क्वेश्चन बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस इतना याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, किस अकेरिया गैसों का उपयोग गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के तनुकरी के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। तो अभी हम सब देखे थे 6 अकेरिया गैस हैं जिसको नोबेल गैस भी बोला जाता है, इसलिए हीलियम को भी नोबेल गैस बोलते हैं हम सब। आंसर हो गया हीलियम। हीलियम के अन्य उपयोग में क्या क्या हो सकता है? तो पहला है मौसम प्रशिक्षण के लिए, गुब्बारे को भरने के लिए। दूसरा है गैस स्थितिज नाभिकीय रिएक्टर में, सीधा याद रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में। तीसरा है सुपरसोनिक विंड टनल में। और चौथा है वर्तमान में सबसे ज्यादा हीलियम अमेरिका उत्पादन करता है। तो ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टू हो गया। बाकी वो 3 आप याद रखेंगे कि किस अकेरिया गैसों का उपयोग गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम का 2-3 और उपयोग देख लिए हम सब। He इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र He होता है, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण को कम कर सकते हैं। अब स्नेहक क्या होता है इसके बारे में जान लें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्नेहक का। देखिए डिफिनेशन, जब तेल अथवा ग्रीस को 2 सतहों के बीच डाल देते हैं तो दोनों सतहों के बीच तेल अथवा ग्रीस की एक पतली परत बन जाती है, जिससे कि घर्षण बल कम हो जाता है और तेल व ग्रीस स्नेहक का कार्य करता है। साइकिल के बेयरिंग में डाला जाता है, अगर याद करें तो जो गोल ऐसा रहता है जो जहां पे पहिया घूमता है उसमें डाला जाता है, तो उसी को स्नेहक बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और पुनः वापस न लौटे तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऐसा काम करें जिससे कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर ही रह जाए, नीचे आए ही नहीं, तो उसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी पे पलायन वेग का मान क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर आप अपने हाथ से 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ऊपर कोई भी जैसे ईंटा उठा के फेंक दिए तो वो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन वो हमारे हाथ का कैपेसिटी नहीं है, वो मेरे हाथ से नहीं फेंका जा सकता है, किसी भी मानव के हाथ से नहीं फेंका जा सकता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसी को बोलते हैं पलायन वेग। उसके बाद है चंद्रमा पर पलायन वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में चंद्रमा पे 2.3 किलोमीटर फेंक देंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा। और पृथ्वी के नजदीक चक्कर काटते हुए उपग्रह की कक्षा चाल रूट 2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चले जाता है, जैसे कि हम मिसाइल वगैरह भेजते हैं। तो ये याद रखेंगे, आप सीधा याद रखेंगे। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी पे और चंद्रमा पे 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। 55 पे रबड़ की डोरी को खींचने पर फिर से छोड़ने पर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को बोलते हैं प्रत्यस्थता। क्या होता है? एक रबड़ लीजिए, उसको खींच लीजिए और फिर वापस छोड़ दीजिए, क्या रबड़ उसी अवस्था में आएगा? हाँ, उसी अवस्था में आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रत्यस्थता। ये किस गुण के कारण होता है? तो प्रत्यस्थता गुण के कारण होता है। अच्छा, यह पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, जब हम रबड़ को खींचते हैं तो जो खींचने का प्रक्रिया है उस पर कौन सा बल लगता है? विरूपक बल।
लेकिन जब उस रबड़ को छोड़ते हैं, जब वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यस्थता। अब विरूपक बल का डिफिनेशन देख लीजिए। किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर देता है। यानी रबड़ जो साइज का है, सिंपल रबड़ जो होता है, उसको जैसे ही खींचेंगे क्या उसके आकार में परिवर्तन आया, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आया तो वो क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। और जब उसको छोड़ देंगे आप तो वापस वो पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा जैसे पहले था, तो उसको बोलेंगे प्रत्यस्थता। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, ऐसे वस्तु जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट सकता है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। तो क्या प्लास्टिक को कभी आप खींचेंगे तो क्या वो पुनः अवस्था में आएगा? वो टूट जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि रबड़ वाला जो चीज होता है वो प्लास्टिक होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा, रबड़ अलग चीज है। रबड़ में जो बल लगता है खींचने में उसको विरूपक बल बोलते हैं। वापस छोड़ दिए, वापस उसी अवस्था में आ गया, उसको प्रत्यस्थता बोलते हैं। लेकिन किसी चीज को खींचे, जैसे प्लास्टिक के को खींचे, उस पर विरूपक बल लगाए तो उसके आकार में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन वो पुनः उस अवस्था में नहीं लौट पाया जैसे पहले था, तो उसको प्लास्टिक बोलेंगे। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 56 नंबर देखते हैं। गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? तो आराम से चलता है घड़ी का सुई गर्मी के दिनों में, टिक टिक, ठीक है। लेकिन ठंड के दिनों में घड़ी का स्पीड ध्यान देंगे तो बहुत स्पीड से चलता है। तो आंसर है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, वो जो सुई है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इस कारण से गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त चलता है। लेकिन सर्दी में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, आवर्तकाल भी कम हो जाता है और घड़ी तेज गति से चलने लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त क्यों चलती है। तो गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल भी बढ़ जाती है, तो इसलिए सुस्त हो जाता है। और सर्दी में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, आवर्तकाल भी कम हो जाता है, टाइम पीरियड इसको बोलते हैं, तो घड़ी तेज गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 57, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में रेडियोथेरेपी के रूप में किस किरण का प्रयोग होता है? आंसर होगा गामा किरण। अब गामा किरण के अन्य उपयोग भी जान लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। नाभिकीय विक्रिया उत्पन्न करने में गामा किरण का उपयोग होता है। खाद्य क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणुओं को नष्ट करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में गामा किरण का यूज होता है। परमाणु की संरचना ज्ञात करने में भी गामा किरण का उपयोग होता है। गामा किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये याद रखेंगे। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा आप सब। ये गामा किरण के बारे में है। कैंसर और ट्यूमर के इलाज में रेडियोथेरेपी के रूप में गामा किरण का उपयोग होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? अब ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, पर इसका आंसर साइंस का है, ठीक है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो आंसर होगा सुपरसोनिक, हिंदी में बोलते हैं पराध्वनिक। यदि मेक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल, यानी जो मिसाइल है उसकी चाल पराध्वनिक कहलाती है। तो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक मिसाइल, जिसको पराध्वनिक मिसाइल भी बोल सकते हैं। यदि किसी मिसाइल का स्पीड 5 मैक से अधिक हो तो वो होता है अति पराध्वनिक मिसाइल। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपरसोनिक और उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। और 5 मैक से अधिक जब होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। मैक संख्या होता है ध्वनि का चाल जो होता है बराबर मैक संख्या। अब ये नीचे देखिए, मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे मतलब भाग उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ये सूत्र याद रखेंगे। तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो 1 मैक से अधिक है, 2.8 मैक के आसपास इसका स्पीड है। और जिस मिसाइल का स्पीड 5 मैक से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे, अति पराध्वनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर देखते हैं। दूध से दही बनना यह किस परिवर्तन को दर्शाता है? तो आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। अब बहुत बच्चे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। रासायनिक परिवर्तन है पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है, जिससे हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कोई भी चीज ऐसा हो जिससे कुछ ना कुछ प्राप्त हो, फलों का पकना तो फल पका हुआ हमको प्राप्त होगा, सूर्य से प्रकाश धूप प्राप्त होगा यानी सौर्य, लोहे में जंग लगना यानी लोहा तो प्राप्त हो रहा है, और जंग का जो लग रहा है वो झड़ रहा है वो भी प्राप्त हो रहा है। दही का जमना, दही प्राप्त हो रहा है, दूध से दही जम जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण, तो दही का जमना कुछ प्राप्त हुआ। कोयले का जलना राख प्राप्त हुआ। तो ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ ना कुछ बाद में प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अब भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, जिससे हमें कुछ प्राप्त ना हो, ठीक, वो उस अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगा, तो उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यही डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि अगर आप बर्फ पिघल जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा, पानी के रूप में। फिर पानी के रूप में, पानी को बर्फ के रूप में लाने के लिए फिर से वापस से हम सबको कोई परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा, तभी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान किस विधि का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से अलग करता है, तो इसको बोलते हैं निष्पादन। ये गांव में होता है और मैं गांव में देखा हूं बहुत बार। ये कब होता है, जब हल्का हवा चलता है तो जो मोटे अनाज है उसको नीचे जमीन पे डाल दिया जाता है और सूप के सहारे उसको सूप में लेकर के ऊपर रखा जाता है और डाउन करता है, तो जो हल्का भूसा होता है वो उड़ जाता है और जो भारी अनाज है वो सूप में ही रह जाता है, तो इसी को बोलते हैं निष्पादन। ये याद रखिएगा। चलिए, ये था आपका एनसीईआरटी साइंस का सेट नंबर 6, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी में आप क्या करने वाले हैं, 69 बीपीएससी से सीख करके मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करता हूं। तो पहले तो ये एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको पाना है तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप जाकर वहां से विजिट करके आराम से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।